देखिए, अगर एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब प्योर लिक्विड है, इधर सॉल्यूशन है, तो प्योर लिक्विड में लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम। सॉल्यूशन में लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन प्योर लिक्विड इज व्हाट? 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन द सॉल्यूशन विल बी लेस। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स किधर से किधर मूव करेंगे? फ्लो। ये कौन सी है? एसपीएम। ये आप जानते हो ऑलरेडी, ऑस्मोसिस। दिस फिनोमेनन इज नोन एज व्हाट? ऑस्मोसिस। पर हम चाहते हैं इस ऑस्मोसिस को रोकें, वी हैव टू अप्लाई प्रेशर। तो मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड to solution side is known as osmotic pressure. Is known as osmotic pressure. Is osmotic pressure. osmotic pressure का फॉर्मूला होता है phi इक्वल टू सी आर टी। अब ये फॉर्मूला बड़ा प्यार से निकलता है। P इक्वल टू क्या होती है? एनआरटी। P इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया? एन बाई वी आर टी। और P को उन्होंने पाई से रिप्लेस कर दिया, एन बाई वी को सी से रिप्लेस कर दिया, सी आर टी। पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई इक्वल टू सी आर टी। तो पाई इक्वल टू सी आर टी फॉर्मूला हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब अगर मैं ऐसा सिचुएशन एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं है, ये सॉल्यूशन 2 है, ये सॉल्यूशन 1 है। अब दोनों में क्या होगा? x लेस देन 1, x लेस देन 1। अब मैं बोलता हूँ ये सॉल्यूशन 1 लो कॉन्सेंट्रेशन है और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है। लो कॉन्सेंट्रेशन जब लिखेंगे, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो वाटर का सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कहाँ जाता है? बोलो। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड। जब मैं लिखता हूँ लो कॉन्सेंट्रेशन, ये लो कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है? सॉल्यूट। तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तो किधर से किधर सॉल्वेंट मूव करेंगे? लेफ्ट टू राइट। अब इस तरफ अगर आप प्रेशर लगाओगे, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस विल बी व्हाट? अगर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, इस सॉल्यूशन का पाई 1 है, तो विल बी पाई 2 माइनस पाई 1, एंड पाई 2 will be more than pi 1 because C2 will be more than what? C1। concentration ज्यादा तो osmotic pressure भी ज्यादा। ठीक है। if two solutions have same, if two solutions have same osmotic pressure,
तो डायग्राम में देखिए, जो सोल्यूशन साइड है, सॉल्वेंट मूव कर रहे हैं, यहाँ पे अगर एक आप कनेक्टर लगा देंगे तो ये हाइट बढ़ जाएगी वाटर लेवल की, ये रो जी एच हो जाएगा, प्रेशर उसका लिक्विड का, क्या इसी स्टेट में पढ़ा था हमने। तो रो जी एच से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो उसका नाम क्या देंगे? हाइपरटोनिक। लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो हाइपोटोनिक। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, then C2 will be more than what? Solvent will move from hypotonic to hypertonic solution. रिवर्स ऑस्मोसिस, अब प्रेशर मैं लगा रहा हूँ इधर, तो रुक गया सॉल्वेंट का फ्लो। तो अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा, तो लिक्विड उल्टे डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। उसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जो आपका एक्वागार्ड या वाटर फिल्टर में यूज होती है। मतलब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया तो रुक गया फ्लो, ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ऑफ सॉल्वेंट विल स्टार्ट। दैट इज व्हाट ऑस्मोटिक reverse osmosis. The process is what? Reverse osmosis. What is osmotic pressure? Minimum pressure applied to the solution side so that flow of solvent from solvent to solution side stops. So osmosis is defined in both the case. दोनों ही सिचुएशन में ऑस्मोसिस डिफाइंड है, और ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइंड है जब सॉल्वेंट से सेपरेट करते हैं। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज ऑस्मोसिस, बट अगर वो एक सॉल्यूशन को सॉल्वेंट से हम सेपरेट करेंगे तो ही वो ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइंड होगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एनबी क्या वेट ऑफ सॉल्यूट, एमबी क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं सबका। अब देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या थे? RLVP डेल्टा टीवी डेल्टा टीएफ पाई प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे तो RLVP बढ़ेगा, डेल्टा टी बढ़ेगा, डेल्टा टीएफ बढ़ेगा, पाई बढ़ेगा। और RLVP बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगी? कम हो जाएगी, बस लोअरिंग बढ़ेगा। डेल्टा टीवी एलिवेशन बढ़ेगा तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेल्टा टीएफ बढ़ेगा मतलब डिप्रेशन बढ़ेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन देखिए, कंपेयर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए बी एंड सी। कंपेयर करिए, तीनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज, इसके जो आयंस दिए, नंबर ऑफ मोल्स दिया, वही फॉलो करना है।
हो गया। यूरिया 0.1 मोलर है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है सॉल्यूट के? 0.1 मोल Na, 0.1 इंटू Na, 0.5 इंटू Na, 0.2 इंटू Na। ज्यादा पार्टिकल्स कहाँ दिख रहे हैं? बी में, और बी में ज्यादा पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज्यादा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, एलिवेशन ज्यादा होगा, सब कुछ ज्यादा होगा। वही लिखा है BCA। ये सब सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो गए, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट, अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर क्या होगी? कम होगी। उल्टा, बट बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगी? ज्यादा, है ना? बोलो। Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट है वन टॉप फैक्टर। अब देखिए, अब ये बात समझने के लिए थोड़ा 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 डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अगर हमने 1 मोल NaCl इन वाटर डिजोल्व किया, तो हमें क्या लगा, कितने पार्टिकल डिजोल्व किए होंगे? Na पार्टिकल्स ऑफ NaCl। तो हमें लगा इसी के कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो रही होगी। जैसे पानी में डिजोल्व किया, NaCl किस में स्प्लिट हो गया? Na प्लस है, तो ये भी Na प्लस, ये Na पार्टिकल्स बन गए, ये भी Na प्लस Na पार्टिकल बन गए। टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए? 2 तो जो हम 1 मोल कह रहे थे पार्टिकल्स है, वो 2 Na हो गया, 2 मोल्स हो गए। एनी डाउट? तो बैंटो फैक्टर होता है n observed upon n theoretical. So for the case of NaCl, it is 2/1. That is what? 2. Any doubt? बताइए, बताते जाइए। Colligative property is proportional to n. तो observed colligative property will be proportional to what? N observed. Theoretical colligative property will be proportional to what? N theoretical. So n observed upon n theoretical should be equal to colligative property observed upon colligative property theoretical, that is I. एक और देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। If mass is constant, then number of moles is proportional to 1 upon molar mass. मोलर मास का मतलब MW, molecular weight. Number of moles is proportional to 1 upon molar mass. That is this. अगर number of moles बढ़ेंगे तो molecular weight क्या होगी? कम होगी। नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो molecular weight क्या होगी? ज्यादा होगी। और मास कांस्टेंट हुआ तो अब NaCl रहे या Na+Cl- रहे, टोटल मास तो सेम रहेगी। Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. तुम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या कि n observed upon n theoretical should be equal to molecular weight theoretical Sorry. upon Molecular weight also. observed. तो ये भी क्या हो जाएगा? I. सबसे प्यारा डेफिनेशन I का यही है, n observed upon n theoretical। तो I का फॉर्मूला n observed upon n theoretical, और n observed होती क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ solute particles present after association or dissociation upon
नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। तो आई की डेफिनेशन बनाइए। इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स present per particle taken. It is the actual number of solid particles present per particle taken. तो अगर मैंने n theoretical n observe, अगर हमने एक पार्टिकल लिया कितना प्रेजेंट है? I। एक पार्टिकल लिया कितना theoretical मतलब टेकन, theoretical का मतलब टेकन। तो n theoretical 1 है तो I क्या n observe क्या हो गई? अगर n theoretical n है तो ये क्या हो गया? IN। नहीं अगर theoretical x है तो हो जाएगा IX। n theoretical अगर m है तो क्या हो जाएगा? IM। और n theoretical c है तो ये क्या है? आई सी। ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। मतलब NaCl हमने एक लिया था पर बन गया दो पार्टिकल वो। अब RLBP पे ध्यान दीजिए। RLBP का फॉर्मूला क्या था? XB Na प्लस NB। और NB की जगह पे क्या बन गया वो? हमने डिसॉल्व किया NB मॉलिक्यूल्स पर बन क्या गया वो? 2 NB। हाँ, अगर हमने 1 मोल NaCl सॉल्यूट डिसॉल्व किया पर वो बन कितना गया पार्टिकल्स? 2 मोल्स बन गया ना। यस सर। तो I की वैल्यू क्या है? 2। तो इफ वेंटो फैक्टर इज इन्वॉल्व मतलब पार्टिकल डिसोसिएट कर सकते हैं तो XB क्या लिखेंगे? INB अपॉन Na प्लस। this. This equation becomes RLVP INB upon what? Na for dilute solution। बनेगा ना? यस सर। this। तो बेसिकली I वाला टर्म लग जाएगा सब में। ये हो गया। सेकंड, डेल्टा TB इक्वल टू क्या है? KB इंटू M। पर अगर आप पॉइंट ऑफ फैक्ट M क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर हमने X लिया पर बन क्या गया वो? IX। N लिया तो IN, तो M लिया तो क्या हो जाएगा? IM। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी कहता हूँ तो मोलालिटी में सॉल्वेंट का मास तो फिक्स है, चेंज क्या हो रही है? सॉल्यूट के मोल्स। तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्चुअल फॉर्मूला KB इंटू M इंटू आई। वो अलग बात है, मान लो NaCl टूटता ही नहीं, NaCl 1 ही रहता तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती। एन ऑब्जर्व भी 1 होता है, एन थ्योरेटिकल भी 1 होता है। फिर 4 पाई इक्वल टू क्या होता है? हमारा जनरल फॉर्मूला CRT। और होना क्या चाहिए? आई सी आर पाई टी। इक्वल, ये सब फॉर्मूले लगाने हैं। पर अभी भी हमारा कैलकुलेशन अब आई खत्म नहीं हुआ। देखिएगा, ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ आई फॉर डिसोसिएशन।
डिसोसिएट कर जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे ना। Yes, sir. तो an पार्टिकल Na में कन्वर्ट हो गया, तो वन पार्टिकल कितने पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया श्रीपति बताओ? n पार्टिकल्स में। Yes, sir. तो t इक्वल टू 0 पे अगर मैंने c लिया मतलब c टेकन पार्टिकल है, तो c माइनस सी अल्फा होगा, अगर वीक होगा तो स्ट्रांग होगा तो अल्फा 1 हो जाएगी। तो वन पार्टिकल से n पार्टिकल बनेगा तो c से कितने पार्टिकल बनते हैं? nc। पर सारे डिसोसिएट नहीं कर रहे हैं, तो c माइनस सी अल्फा इक्वल टू व्हाट? और c माइनस सी अल्फा एन सी अल्फा, एन थ्योरेटिकल c, एन ऑब्जर्व क्या हो गया? c माइनस सी अल्फा प्लस सब सारे पार्टिकल लेने पड़ेंगे एन ऑब्जर्व में। तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? एन ऑब्जर्व अपॉन एन थ्योरेटिकल, एन आउटपुट करेंगे, सब कैंसिल हो गया, सी सी क्या बच गया? 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। इसी का एक दूसरा फॉर्मेट है, ax by गिविंग x ay प्लस प्लस y b x माइनस। सॉल्ट से टूट गए, x प्लस y को हमने बस n ले लिया ताकि लेफ्ट जैसा ही रिजल्ट आए। c माइनस सी एक्स एक्स सी अल्फा वाई सी अल्फा लिखा, एक्स सी अल्फा प्लस वाई सी अल्फा क्या हो जाएगा? एन सी अल्फा। Yes, sir. तो अगर अल्फा 0 कर दूं मैं तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, मतलब कुछ चेंजेस नहीं हुआ। और अल्फा 1 कर दूं तो एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल बन जाएंगे? एन पार्टिकल्स, तो आई इक्वल टू एन लाइक NaCl। अगर अल्फा 0 to 1 के बीच में है मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो आई की वैल्यू 1 से n के बीच में होगी। आई के फॉर्मूले से आप अल्फा निकाल सकते हैं। फॉर एसोसिएशन मतलब 2-3 पार्टिकल जुड़ के एक पार्टिकल बन जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। तो Na gives An। अच्छा, n particles giving 1 particle, तो 1 particle will give what? तो ऊपर वाले फॉर्मूले में सिर्फ n की जगह पे क्या लगा दीजिएगा? 1, क्योंकि n क्या था वहां पे? 1 पार्टिकल से कितने पार्टिकल, यहाँ भी 1 पार्टिकल कितने पार्टिकल? 1 बाय n पार्टिकल। तो पूरा डेरिवेशन आपके सामने, c माइनस सी अल्फा अपॉन n। इसके कोफिशिएंट से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसके कोफिशिएंट से यहाँ डेफिनेटली फर्क पड़ता है। आई लिखा हमने n particles associate to give 1 particle, so 1 particle associate to give 1 by n particle। तो n2 है तो क्या बनेगा? डाइमर। 2 पार्टिकल जुड़ के एक पार्टिकल बन गया तो डाइमर, 3 पार्टिकल जुड़ के एक ट्राइमर, टेट्रामर, लाइक दिस। वही एनालिसिस लिखा। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 1 से कम और 1 by n से ज्यादा। NaCl, KCl, CH3CO ये टूटते हैं जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाएगी। अब बताइए, 1 मोलर NaCl, 1 मोलर CH3CO, दोनों मोलैरिटी तो सेम है, बोल्स तो हमने सेम लिया, पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ज्यादा पार्टिकल्स बनेंगे, ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। CH3CO वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कम पार्टिकल बनेंगे, पर डिसोसिएट तो होगा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा, पर NaCl से कम ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
Simple carboxylic acid like formic acid, CH3COH, benzoic acid associate and forms dimer in non-polar solvent like benzene, CCl4. This मतलब दो पार्टिकल जुड़ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे ना, तो n ऑब्जर्व इज लेस देन n theoretical, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट इज मोर। ये डायमर होता है। तो डायमर अगर हो गया, अगर सारे CH3COH डायमर में कन्वर्ट हो जाते तो मोलर मास क्या हो जाता? सिंपल डबल। तो अगर कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे तो एवरेज होना पड़ेगा, जिसमें हम आई को यूज करेंगे। एनी डाउट इन दिस? तो कार्बोक्सिलिक एसिड की दो प्रॉपर्टी हो गई, वाटर में वो टूट जाता है, पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है, पर नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो जुड़ जाता है, पार्टिकल्स कम हो जाती है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। अब देखिए ये केमिस्ट्री, ये आपका बायो का इन्फॉर्मेशन सारा को पता भी होगा। ह्यूमन ब्लड इज आरबीसी which is isotonic with 0.191% W/V aqueous NaCl solution। 0.91% अगर दिया हुआ है तो स्ट्रेंथ क्या 10 टाइम्स हो जाएगा उसका। अब मोलारिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो 0.91% W/V को अगर मोलारिटी में कन्वर्ट करूं तो ये सिचुएशन आएगी 0.91 इंटू 10 अपॉन दिस, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है ये 0.155। तो 0.155 मोलारिटी है इसकी, पर पार्टिकल्स कितने हैं उसमें? डबल होंगे, तो आई मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, C into I, तो 0.31 m particles हो गए। When RBC is in contact with solution whose concentration is lesser than this, तो RBC को मैंने किसके साथ कनेक्ट किया, कॉन्टैक्ट में लाया जिसका कॉन्सेंट्रेशन इससे कम है। तो आरबीसी इसके साथ आइसोटोनिक था, पर अगर मैं उसको आरबीसी को किसी और सॉल्यूशन के ले, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.91 से कम है, तो क्या होगा? कौन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है? दिस इज हाइपोटोनिक एंड आरबीसी इस केस में क्या हो जाएगा? हाइपर तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। डेफिनेटली आरबीसी के अंदर पानी जाएगा, स्वेल हो जाएगी, हेमोलाइसिस कहते हैं। When RBC in contact with solution whose concentration is more than, मतलब हाइपरटोनिक, तो आरबीसी उस केस में क्या बन जाएगा? हाइपोटोनिक। whose concentration is this, water flows out of the cell and RBC shrink. This phenomenon is called plasmolysis. It occurs with hypertonic solution with respect to RBC. अब ये बहुत ही बकवास सा लॉ स्टेट बोर्ड में आता है, कभी जे में नहीं आता, ये मैंडेट में नहीं आता। वेंट ऑफ लॉज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, बड़ा प्यारा आलसी लोग हैं ये लोग, साइंटिस्ट लोग, जो गैसियस स्टेट में पढ़ा था उसी लॉ को उन्होंने मॉडिफाई करके यूज कर लिया। कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम at fixed amount of solute and at constant temperature। ऐसा ही कुछ था बॉयल्स लॉ में भी। पॉइंट ऑफ चार्ल्स लॉ, osmotic pressure is proportional to what? Temperature for a given concentration, C constant है। पॉइंट ऑफ Avogadro's law, osmotic pressure is proportional to the number of moles of solute at constant temperature and constant volume। तीनों लॉ को कंबाइन करेंगे तो पाई इक्वल टू क्या हो गया? NB अपॉन V इंटू RT। और ऐसा आप लिख सकते हैं, पाई इज प्रोपोर्शनल टू कंबाइनिंग all above, क्या आएगा? पाई इज प्रोपोर्शनल टू NB अपॉन V इंटू T। फिर कांस्टेंट की लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, CRT बन गया। यहाँ पे R को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन कांस्टेंट, वैल्यू वही है, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। राजेश क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आप सबसे पहले दो फॉर्म लिखेंगे नोटबुक पे, आप डिसोसिएशन और एसोसिएशन के आई का लिखिए।
लिखा सर। एसोसिएशन भी लिख लिया। हाँ सर। क्या करते हैं, बुकलेट में कुछ क्वेश्चन है, आई थिंक वो होगा आपके बुकलेट में भी। बुकलेट निकालिए अपना, और सबसे लास्ट जाइए, डेविएशन। तो डेविएशन लिखा है ना, वही आई का मतलब होता है। मेडिकल वाला कहाँ गया फाइल हमारा, हाँ यहाँ पे। तो डेविएशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक बार नोट्स भी देख लेते हैं। देखिए, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लाइकोल, फ्रक्टोज, ये सब का आई 1 होता है। इनका एक्सपेक्टेड जो रहेगा वही मिलेगा। और NaCl, CaCl2 अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं तो अल्फा क्या ले लिया हमने सब में, 1 ले लिया। NaCl से कितने पार्टिकल मिलते हैं, एक पार्टिकल से 2। CaCl2 से कितने पार्टिकल मिलेंगे, 3। Na3PO4 से कितने मिलेंगे, 4। K3 एफिशिएंसी से कितने मिलेंगे, K3 स्प्लिट स्प्लिट करेंगे तो 3K प्लस प्लस। एफिशिएंसीज को स्प्लिट नहीं करेंगे आप क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कम होगा एक्सपेक्टेड से। डन। यस सर। तो एक काम करिए, फटाक से 52 से लेके 61 तक जल्दी करिए, अपने बुकलेट से करिए।
associated to form a pentamer. पेंटामर का मतलब n equal to 5. तो बेसिकली क्या हो रहा है, 5a गिविंग व्हाट, a5. 5 की फॉर्मूला 1 प्लस 1 by n minus 1 अल्फा. अब मेंशन नहीं अल्फा के बारे में, तो अल्फा क्या ले लेंगे, 1. i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by n. वेंटो फैक्टर ऑफ 0.005 मोलर. देखो दो क्वेश्चन हमने किया, 53 एंड 55 करने वाले हैं. मोलारिटी का कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए था. अच्छा, केसीएल का अगर कुछ भी नहीं रहता तो n क्या है, 2. आई भी क्या हो जाता, 2 हो जाता if अल्फा 1. पर 2 तो नहीं है, 1.95 है. इसका मतलब बोलो, अल्फा 1 नहीं है. 1.95 should be equal to 1 plus 2 minus 1 into alpha. अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 0.95. आंसर क्या हो गया दिस. 56. For the following solutes, the Van't factor is not greater than 1. 15. ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका अल्फा आई 1 होता है, तो अल्फा 0. अब ये कर रहे थे क्या आप लोग, 57. हाँ सर, इधर से करिए, कंप्लीट करिए, कंप्लीट कर ही लेते हैं. देखिए, जब आप लिखते हो डेल्टा टीपी इक्वल टू के बी इंटू एम लिखते हो, और एम क्या लिखते हो, इंटू आई कर लो. एम क्या लिखते हो, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए ग्राम इंटू 1000 लिखते हो, इंटू आई लिखते हो. तो ड्यूरिंग बॉइलिंग, जब आप बॉयल करते हैं तो क्या बॉयल होता है, लिक्विड बॉइल्स. अगर लिक्विड बॉइल्स होगा तो डब्ल्यू ए का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज. बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगी, दैट इज नॉन वॉलेटाइल, रिमेन कांस्टेंट. दैट इज एनबी क्या आ जाएगा, इज कांस्टेंट. व्हाट विल हैपन टू मोलालिटी, इंक्रीज. तो डेल्टा टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. विथ टाइम जो सॉल्यूशन बॉयल होती जाएगी, लिक्विड कम होता जाएगा, सॉल्यूट कांस्टेंट है, डेल्टा टी भी बढ़ती जाएगी. अगर मैं हायर टेम्परेचर पे बॉयल करूं तो कुछ वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. दे विल आस्क यू फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर या लिक्विड वेपोराइज्ड या इन वेपर फेज या रिमेनिंग या रिमेनिंग. इन सच सिचुएशन द क्वेश्चन में क्या दिए रहेंगे, एनबी दिए रहेंगे, डब्ल्यू ए दिए रहेंगे, आई के बी डेल्टा टी बी सब दिए रहेंगे. तो आपको लगेगा कि कुछ तो निकालना ही नहीं, सब तो दिया हुआ है ही. बट ऐसे सिचुएशन में डब्ल्यू ए जो गिवन रहता है उसको गिवन नहीं लेना है, क्योंकि वो जो डब्ल्यू है वो इनिशियल वाला वैल्यू है और डेल्टा टी बी फाइनल वाला वैल्यू है. तो फाइनल अगर मतलब हायर वैल्यू है तो डेल्टा टी बी हायर वैल्यू है, तो डब्ल्यू ए क्या हो जाएगी, लोअर. तो जो डब्ल्यू ए गिवन रहेगा उसमें आप कैलकुलेटेड डब्ल्यू ए से सब्ट्रैक्ट करोगे, डब्ल्यू ए को सब्ट्रैक्ट करोगे, डब्ल्यू ए को, फिर जो अमाउंट निकलेगा, मुझे डिफरेंस निकलेगा, दैट विल बी अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्म. अगेन आई एम रिपीटिंग, विल गिव यू मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सब कुछ, एंड वी बॉयल एट अ हायर टेम्परेचर. जब बॉयल करूंगा हायर टेम्परेचर पे तो डेल्टा टीबी भी हायर होगी. उस डेल्टा टीबी के कोरिस्पॉन्डिंग हमें डब्ल्यू ए निकालना है और गिवन डब्ल्यू ए से सब्ट्रैक्ट करनी है. जो डिफरेंस आएगा वही अमाउंट वेपर में कन्वर्ट हो गया. सेम टू सेम अगर मैं ये पूरा डिस्कशन डेल्टा टीएफ के लिए लिखूं तो ड्यूरिंग फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन लिक्विड क्या होगा, फ्रीजेस, WA decreases, number of moles of solute remains constant, that is NB is constant, molality delta T increases. तो सेम पूरा पैटर्न पे पूछ देंगे अमाउंट ऑफ आइस फॉर्म, तो कोरिस्पॉन्डिंग डेल्टा TF के रिस्पेक्ट में हम WA निकालेंगे
और गिवन W में सबट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आइस फॉर्म। ये दो तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। डन यहाँ तक सब लोग? Yes, sir. पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. आज राजेश उदास लग रहा है, नहीं सर, परेशान हो? नहीं ठीक है। जब बुकलेट का क्या स्टेटस, सॉलिड स्टेट कंप्लीट हुआ सर, एक्सरसाइज 1 हुआ। तो रिमेनिंग भी कंप्लीट कर लो। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रीड किया आपने? बोलिए। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रीड किए क्या? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, लास्ट तक आप छोड़ देंगे। इस वीक कैसे भी टाइम निकाल के एक बार वन टाइम तो एटलीस्ट रीड कर लीजिए। ओके सर। क्लियर है? हाँ तो दोनों में सेम टाइप ऑफ थ्योरी लगेगी। अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ NH2CO NH2 in water having density 1.06 gram per ml is found to have delta TB equal to 0.5 degree Celsius if temperature of the solution is increased to 101.5 degree Celsius. Calculate the amount of water which gets vaporizes up to this temperature. KB of water आप ले लेना 0.5 Kelvin kg per mole. देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर क्वेश्चन करने गए नहीं बना, गिव अटेम्प्ट एट होम आल्सो, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, इसमें बेसिक मोल मोल कॉन्सेप्ट भी यूटिलाइज करना होगा। सबसे पहले तो ये यूरिया है। यूरिया क्या होगा? उसके लिए आई की वैल्यू क्या ले लेंगे? 1। ये तो परेशानी हमारे पास नहीं है।
सर ये होमवर्क है क्या अभी करना है? अरे अभी करो, नहीं बनेगा तो करना होमवर्क, कुछ पूछ करोगे तब ना कुछ पूछोगे। ओके ये सर। देख, तो तुम सोच क्या रहे थे? नहीं सर, क्वेश्चन लिख रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, तो होमवर्क कर लेना, होमवर्क में कर लेना, टाइम दीजिएगा, लेकिन कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ये ऊपर वाली थ्योरी काम आएगी। एनी डाउट इन दिस? यही हाँ थ्योरी सर। का कि एनबी तो कांस्टेंट रहेगा बट एम विल चेंज बिकॉज डब्ल्यू ए विल चेंज। कम हो गया मतलब वेपोराइज हो गया बेसिकली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप बना सकते हैं फ्रीजेज आउट के लिए भी, बिल्कुल सिमिलर पॉइंट क्वेश्चन होंगे। सर हाँ बोलो। सर नमन ने हाथ रेस की। क्या? नमन ने हाथ रेस की। नमन बोलो कुछ। सर ये केमिकल काइनेटिक्स आपने कौन से फोल्डर में अपलोड किया है बता दीजिए ना। नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म के नोट्स में ही होगा। ओके सर। रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टार्टिंग में दो तीन नोट्स जो होगी स्टार्टिंग की, वो केमिकल काइनेटिक्स की होगी। एक बार सर पढ़ा देंगे, फिर भी अगर टाइम मिलेगी सब पढ़ा देंगे, ठीक है ना? वो तो मैंने ठीक है रिएक्शन सर। मैकेनिक्स के लिए पढ़ा दिया था पूरा ही, लेकिन शेड्यूल में एक बार और टीचिंग का है, तो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, मैं सर को बोल दूंगा, वो और डिस्कशन कर दीजिएगा। सर ने कल थोड़ा रिवाइज कराया सर। अच्छा कराया क्या? ठीक है, तो उनको बोल देता हूँ। अच्छा कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया क्या? नहीं। नहीं सर, वो कंबाइंड बैच में होगा सर। कोऑर्डिनेशन कंबाइंड बैच में होगा। हाँ। यस सर। ओके, सर को बोलता हूँ कि केमिकल कंट्रोल पढ़ा। अब तो नोट्स चेक कर लेना बेटा, नोट्स चेक कर लेना। हाँ सर। मैं भी एक बार देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स तो मुझे पढ़ाना ही पड़ता है, इस बार पैरेलल ट्रैक में कहीं और डाल दिया क्या? हाँ देखिए, फर्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन सब कुछ पढ़ाया है, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ाया है, कैटलिस्ट पढ़ाया, आरएनए इक्वेशन पढ़ा दिया, मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर बताया है, डेरिवेशन ऑफ रेट एक्सप्रेशन बताया बताया बेटा। आप देखना रिएक्शन मैकेनिक्स के नोट्स में, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर। ओके सर। ओके सर। फर्स्ट देखना, फर्स्ट पार्ट ही देखना, आई गेस मैं समझ गया, वो उस पार्ट नहीं डिस्कशन किया। सर को बोलता हूँ क्लास में डिस्कस करते हैं एक बार आगे, लेकिन लेक्चर 1 चेक कर लेना, हाँ हाँ सर। सर। लेक्चर 1 दोबारा ना पढ़ाना पड़े। अरे वो हमने किया नहीं है, जैसे कैनेजारो में मैकेनिज्म गिवन है तो रेट लॉ निकालो, किए थे। या क्या ऐसा उसमें फर्स्ट लेक्चर में होगा। सिर्फ वो ऑर्डर से रिलेटेड रिएक्शन जो होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो करा देंगे सर, मैं बोलूंगा पूरा करा देने के लिए, डोंट वरी। ठीक है, यस सर। चलिए, ओके, बाय सर। बाय बाय।